की बुक के चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर को, जिसमें सबसे पहला है फंक्शनल फोरमैनशिप। इस टेक्निक में टेलर कहते हैं कि फैक्ट्री में जो भी लोग हैं उन्हें 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, फर्स्ट प्लानिंग डिपार्टमेंट और सेकंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। टेलर ऐसा इसलिए कहते हैं ताकि जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहेंगे वो सारे वर्कर्स सिर्फ अपने प्रोडक्शन के काम पर ही ध्यान दे पाएंगे और उन्हें प्लानिंग का कोई भी बर्डन नहीं होगा, क्योंकि जो सारी प्लानिंग का काम है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग कर लेंगे और इससे वो अपने काम पर ज्यादा अच्छी तरीके से कंसंट्रेट कर पाएंगे। और साथ ही में इन डिपार्टमेंट्स में जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए टेलर ये भी कहते हैं कि हर डिपार्टमेंट में कुछ फंक्शनल एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो उस डिपार्टमेंट के लोगों को सुपरवाइज कर सके, गाइड कर सके और इंस्ट्रक्ट कर सके। और क्योंकि एक फोरमैन या फिर एक लीडर या फिर एक एक्सपर्ट सारे कामों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसीलिए टेलर ये भी कहते हैं कि कम से कम 8 स्पेशलिस्ट या फिर एक्सपर्ट्स होने चाहिए वर्कर्स को सुपरवाइज और गाइड करने के लिए। और इन 8 एक्सपर्ट्स में से हर एक्सपर्ट अपने काम में स्पेशलाइज्ड होगा और वो वर्कर्स को उसी काम के लिए इंस्ट्रक्ट करेगा और उन्हें ऑब्जर्व करेगा, जिनसे वो वर्कर्स भी उस काम को करने में स्पेशलाइज हो जाएंगे। इस टेक्निक को एक एक्सटेंशन भी कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर का, क्योंकि इसमें भी हम डिवीजन ऑफ लेबर की तरह ही काम को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ताकि जो वर्कर्स हैं वो अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएं। टेलर ये भी कहते हैं कि जो फोरमैन्स होंगे या जो एक्सपर्ट्स होंगे वो इंटेलिजेंट, एजुकेटेड, एनर्जेटिक, हॉनेस्ट और स्पेशलाइज्ड होने चाहिए अपने काम में। और साथ ही में हर काम की क्वालिटीज सिर्फ एक इंसान में ही या एक एक्सपर्ट में नहीं होती है, इसीलिए टेलर कहते हैं कि कम से कम 8 एक्सपर्ट्स होने चाहिए, जिसमें से 4 एक्सपर्ट्स होने चाहिए हर डिपार्टमेंट में, ताकि वो उस डिपार्टमेंट के वर्कर्स को गाइड कर सके। इसके बाद टेलर कुछ फंक्शनल एक्सपर्ट्स को सजेस्ट करते हैं, जिनमें से प्लानिंग डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट्स हैं रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनेरियन, जिसमें से रूट क्लर्क रिस्पॉन्सिबल होता है किसी काम के सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को डिसाइड करने के लिए कि वो काम कैसे होना चाहिए, कौन सा काम किसके बाद होना चाहिए, दोनों ही मैकेनिकल और मैनुअल जॉब्स के लिए। इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जनरल इंस्ट्रक्शंस देने के लिए जो कि नेसेसरी होते हैं किसी भी काम को करने के लिए। इसके बाद जो टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क है वो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी काम के स्टार्टिंग टाइम और उसके कंप्लीशन के टाइम को फिक्स करने के लिए। साथ ही में वो कॉस्ट शीट भी बनाता है हर काम की, जिसमें वो स्पेसिफाई करता है कि किसी भी जॉब को करने में कितनी कॉस्ट लगती है। उसके बाद जो 4th एक्सपर्ट है जो कि है डिसिप्लिनेरियन, वो रिस्पॉन्सिबल होता है ये चेक करने के लिए कि सारे काम ऑर्डरली और सिस्टमैटिक वे में डिसिप्लिन से हो रहे हैं कि नहीं। तो ये थे 4 फंक्शनल एक्सपर्ट्स प्लानिंग डिपार्टमेंट के। इसके बाद जो 4 फोरमैन्स या एक्सपर्ट्स जो कि प्रोडक्शन या ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में होते हैं वो है गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर, जिसमें जो गैंग बॉस होता है वो सारे मशीन्स, टूल्स और रिसोर्सेज को अरेंज करता है जो कि एक जॉब में या किसी भी काम में जरूरी होते हैं ताकि कोई भी डिले नहीं हो उस काम को करने में। इसके बाद जो स्पीड बॉस होता है वो ये अश्योर करता है कि सारे काम जो है वो टाइम पर कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं। और जो रिपेयर बॉस होता है वो देखता है कि सारी जो मशीन्स और टूल्स हैं वो वर्किंग कंडीशंस में है या नहीं, और अगर वो नहीं है तो वो उन्हें फटाफट रिप्लेस करता है या रिपेयर करता है। इसके बाद जो 4th एक्सपर्ट है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का जो है इंस्पेक्टर, वो चेक करता है कि जो भी काम हो रहा है या जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी सही है या नहीं। तो ये थे 4 एक्सपर्ट्स ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में। टेलर कहते हैं कि सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अच्छे से अगर वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे और उन्हें ऑर्डर्स देंगे तो जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है वो जरूर इंप्रूव होगी। इसके बाद जो सेकंड साइंटिफिक टेक्निक है टेलर की वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। इसमें स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब है कि एक बिजनेस ऑपरेशन में जो भी काम हो रहे हैं उन सारे कामों को एक स्टैंडर्ड तरीके से किया जाना चाहिए, और जो पूरी साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो इसी चीज पर फोकस करती है कि सारे काम जो भी हो रहे हैं वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ही हो या अच्छे तरीके से ही हो।
और कोई भी प्रोडक्ट या आउटपुट स्टैंडर्ड तभी हो सकता है जब हम उसके प्रोडक्शन के शुरू से ही स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके रखें, जैसे कि हम स्टैंडर्ड क्वालिटी के टूल्स, इक्विपमेंट्स और मशीन्स को यूज करें और प्रोडक्शन करते टाइम सिर्फ क्वांटिटी पर ही फोकस न करें बल्कि क्वालिटी पर भी फोकस करें किसी भी आउटपुट की। साथ ही में स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब सिर्फ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ही नहीं होता बल्कि इसमें हम स्टैंडर्ड्स भी सेट करते हैं, साइज, टाइप, वेट और मेजर ऑफ अ प्रोडक्ट भी, जिसमें हर प्रोडक्ट की साइज, टाइप्स और इस टाइप की चीजें पहले से ही फिक्स कर ली जाती है और वो उसी हिसाब से फिर प्रोड्यूस किए जाते हैं। इस साइंटिफिक मेथड में टेलर कहते हैं कि हम साइंटिफिक मेथड्स का यूज करके प्रोडक्शन के स्टैंडर्ड्स को डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि हम स्टैंडर्ड्स डेवलप कर सकते हैं वर्क स्टडी टेक्निक्स को यूज कर टाइम स्टडी टेक्निक्स को यूज कर अपने स्टैंडर्ड्स को डेवलप करने के लिए। और इन सारी टेक्निक्स के बारे में हम आने वाली वीडियोस में स्टडी करेंगे। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो स्टैंडर्डाइजेशन का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है टू रिड्यूस अ गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट टू फिक्स टाइप, साइज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब है कि हर लाइन ऑफ प्रोडक्ट को या हर प्रोडक्ट की एक फिक्स साइज, उसका एक फिक्स टाइप और उसके फिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स कर लेने चाहिए और बार बार उन्हें चेंज नहीं करना चाहिए। सेकेंड, टू अलाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स। इसका मतलब होता है जैसे कि अगर हम कोई मशीन परचेज करते हैं और उसका कोई एक छोटा सा पार्ट खराब हो जाता है तो हम, क्योंकि वो सभी पार्ट्स एक ही स्टैंडर्ड के हैं, एक ही साइज के हैं, तो इसीलिए हम सिर्फ उसी पार्ट को मार्केट से जाकर खरीद सकते हैं और उसे रिप्लेस कर सकते हैं। इसका जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो है टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इसका मतलब है कि हम स्टैंडर्डाइजेशन का यूज करके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। और इसका जो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है वो है टू सेट अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स ऑफ मैन एंड मशीन। इसका मतलब है कि हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं कि हर वर्कर को या फिर हर मशीन को कितना परफॉर्म करना चाहिए या कितना आउटपुट देना चाहिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क को। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है कि हम अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स को या उनके टाइप्स को एलिमिनेट कर दें। इसका मतलब है कि अगर एक कंपनी एक प्रोडक्ट के 10 वेरिएंट्स प्रोड्यूस करती है और उसमें से जो 5 वेरिएंट्स हैं वो इतना ज्यादा आउटपुट नहीं दे पाते हैं और उनके कारण हम जो मेन 5 वेरिएंट्स हैं जिनकी काफी डिमांड होती है उन पर भी अच्छे से ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो इस कंडीशन में अगर हम अननेसेसरी वेरिएंट्स को हटा दें तो इससे हम ज्यादा ध्यान दे सकते हैं उन वेरिएंट्स पे जो कि हमें ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं, जिससे एक कंपनी को काफी बेनिफिट होता है। क्योंकि अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के ज्यादा वेरिएंट्स रखते हैं तो उसके कारण किसी भी कंपनी को ज्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, अलग अलग टाइप की मशीन्स यूज करनी पड़ती है और अलग अलग टाइप के लेबर्स भी अपॉइंट करने पड़ते हैं। पर अगर हम अननेसेसरी वेरिएंट्स को हटा दें तो जो कॉस्ट होगी वो भी रिड्यूस होगी और जो बची हुई वेराइटीज हैं उनकी भी क्वालिटी इंप्रूव की जा सकती है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं साइंटिफिक टेक्निक्स ऑफ टेलर में मेंटल रिवॉल्यूशन को। जैसा कि हम जानते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में सारे जो वर्कर्स होते हैं वो 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक द मैनेजमेंट ग्रुप या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और दूसरा वर्कर्स ग्रुप या वर्कर्स डिपार्टमेंट। और टेलर कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में जनरली हमेशा वर्कर्स के ग्रुप को ऐसा लगता है कि जो मैनेजमेंट है वो उन्हें एक्सप्लॉइट करता है, उन्हें ओवरबर्डन करता है, उन्हें काफी ज्यादा काम दे देता है और जो काम उन्हें मिलता है उसके कंपैरिजन में उन्हें काफी कम सैलरी मिलती है। और दूसरी तरफ जो मैनेजमेंट का ग्रुप होता है या मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट होता है उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि जो वर्कर्स होते हैं वो अपना काम टाइम पर नहीं करते हैं, वो हमेशा बहाने बनाते हैं अपने काम को न करने के लिए, गो स्लो पॉलिसी को फॉलो करते हैं, जिसका मतलब है कि वो काम अपना आराम से करते हैं जिसके कारण काफी डिले होता है। जो ऑर्गेनाइजेशन के इक्विपमेंट्स हैं उन्हें भी डैमेज कर देते हैं क्योंकि वो उन्हें केयरलेसली यूज करते हैं और जो उनका वर्क होता है उसे भी वो केयरलेसली करते हैं। दोनों ही ग्रुप्स एक दूसरे पर सस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे पर शक करते हैं, एक दूसरे पर डाउट करते हैं और इसीलिए टेलर कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में इनके एटीट्यूड को चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और इसी के लिए उन्हें मेंटल रिवॉल्यूशन की टेक्निक को अडॉप्ट करना चाहिए, जिसमें जो वर्कर्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए पॉजिटिव थिंकिंग या पॉजिटिव फीलिंग्स को डेवलप करते हैं, जिससे उनके बीच में कोऑपरेशन डेवलप होता है और इससे वो अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। इसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं कि मेंटल रिवॉल्यूशन टेक्निक के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फर्स्ट,
चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर्स एंड मैनेजमेंट टुवर्ड्स ईच अदर। इसका मतलब होता है कि उन्हें अपना एटीट्यूड एक दूसरे के लिए चेंज करना चाहिए, एक दूसरे के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स लानी चाहिए, जिससे वो साथ में कॉपरेशन से काम कर सकें। सेकेंड, कॉपरेशन बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, क्योंकि वो एक दूसरे के लिए पॉजिटिव फीलिंग्स रखते हैं और पॉजिटिव थॉट्स रखते हैं, इसीलिए वो ये सोचते हैं कि वो उनके साथ कुछ भी गलत नहीं करेंगे और इसी के कारण वो एक साथ मिलजुल कर काम कर सकते हैं, जिससे उनके बीच में कॉपरेशन डेवलप होता है। और जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो है रूलिंग आउट फीलिंग ऑफ सस्पिशियस और प्रेजुडिस फ्रॉम द माइंड्स of workers and management to adopt systematic thinking। इसका मतलब है कि इस टेक्निक के यूज से हम जो वर्कर्स हैं और जो मैनेजमेंट है उनके अंदर की डाउट की फीलिंग एक दूसरे के लिए या सस्पिशंस की फीलिंग को हटा सकते हैं और उसे रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव थिंकिंग से, जिनसे वो एक दूसरे के साथ अच्छे से सिस्टमैटिक वे में काम कर